नमस्कार यूट्यूब चैनल आप सभी के स्वागत है। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। मैं 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर का पहला लेसन का पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसका सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूं। बस मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार दुलार बने रहें, यही मेरे लिए काफ़ी है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताए थे व्युत्पन्न मात्रक, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक मात्रों बताए थे। आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पिछले वीडियो में आधारी मात्रक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरे पार्ट में हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानकारी लेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है। व्युत्पन्न मात्रक जिसे आधारी मात्रक के सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी जिसे आधारी मात्रक के सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल etc। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और बल का मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी केजी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखेंगे विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध हैं। किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रों को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित सहायता लेते हैं। यानी किसी भी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रों को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित सहायता लेते हैं। उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, पहला पॉइंट है कि उस व्युत्पन्न राशि को प्रभावित करने वाला पहला समीकरण। दूसरा पॉइंट, समीकरण में शामिल आधारी मात्रक। जैसे देख लेंगे उदाहरण के साथ में क्षेत्रफल का बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यह एक समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का हम यह सही मात्रक ज्ञात करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें लंबाई की मात्रक ज्ञात होनी चाहिए और चौड़ाई की मात्रक ज्ञात होनी चाहिए। लंबाई को हम मीटर में ज्ञात करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई के मात्रक भी मीटर होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई है तो m गुने m अर्थात मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का यह सही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक उसी प्रकार हम बल के देखेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, अर्थात बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक हम केजी होता है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बल का यह सही मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। बल का यह सही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मात्रकों की पद्धति सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। सभी प्रकार की राशियों के मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि सभी प्रकार की राशियों के मात्रकों के लिए जो मात्रक समूह होते हैं, यानी मात्रक समूहों को हम मात्रक पद्धति कहते हैं। पहला जो दिया है फुट पाउंड सेकेंड। इस पद्धति को संकेत FPS पद्धति भी कहते हैं। यानी इस पद्धति को संक्षिप्त में या संकेत में हम P यानी FPS कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड।
यानी FPS पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, यानी फुट, पाउंड, सेकेंड को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस पद्धति को संक्षेप में सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान के मात्रक ग्राम और समय के मात्रक सेकेंड होता है। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड को मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल या माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। इस पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण के कारण संक्षिप्त में SI मात्रक रखा गया। यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताया गया है कि अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सरोवर नाम का एक स्थान है, वहाँ पर 11वीं माप तौल के सम्मेलन में लंबी चर्चाओं की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति उभर कर आया, जिसको इस पद्धति को फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नामकरण के अनुसार इसे SI मात्रक रखा गया। यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नामकरण के अनुसार इसे SI मात्रक की रखा गया। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल या माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। इस पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण के कारण संक्षेप में SI मात्रक रखा गया। प्रेशर देखेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब कहलाता है। अर्थात किसी भी यानी प्रति एकांक यानी इकाई क्षेत्रफल पर जो दाब लगता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब ही क्या कहलाते हैं? बल, यानी दाब कहलाते हैं। यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल ही दाब कहलाते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अतः दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इससे हम पास्कल PA के संकेत देते हैं। अतः 1 PA यानी 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक एटमॉस्फेयर है। वायुमंडल का दाब वायुमंडलीय दाब है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है, जिसे सामान्य दाब कहते हैं। यानी समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का एक एटमॉस्फेयर होता है, जिसे हम सामान्य दाब भी कहते हैं।
यानी 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.013 गुने 10⁵ पास्कल। यानी 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.013 गुने 10⁵ पास्कल। ताप और ऊष्मा के मात्रक के बारे में देखेंगे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमापन मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमापन के मापन के लिए केल्विन मापक्रम का प्रयोग होता है। इस तापक्रम पर बर्फ के गलनांक का मान 273.15 तथा जल के क्वथनांक के मान 373.15 होता है। इनके बीच की लंबाई सेल्सियस तापक्रम जैसे 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को केल्विन कहा जाता है। इसे के से लिखा जाता है। अर्थात इसके कहने का मतलब है, ताप और ऊष्मा की मात्रकों के बारे में कहने का मतलब है कि मापों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप और तापमान के मापने के लिए केल्विन मापक्रम का प्रयोग किया जाता है। केल्विन मापक्रम का प्रयोग किया जाता है। इस तापक्रम पर बर्फ का गलनांक होता है। यानी बर्फ का इस तापक्रम पर केल्विन तापक्रम पर बर्फ का गलनांक का मान होता है 273.15 तथा जल के क्वथनांक का मान होता है 373.15। इनके बीच की लंबाई सेल्सियस तापक्रम जैसे इनके बीच की जो लंबाई होती है सेल्सियस तापक्रम जैसे 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग केल्विन कहलाता है। इसे के से लिखा जाता है। इसे के से निरूपित किया जाता है, के से लिखा जाता है। अब देखेंगे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो इसको केल्विन में देखेंगे 273.15 केल्विन, अर्थात 273 केल्विन। जल का क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उबलना प्रारंभ कर देता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना प्रारंभ कर देता है। अब बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ कर देता है 273 अर्थात केल्विन में 273 डिग्री पर गलना प्रारंभ करता है। और जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री पर उबलना प्रारंभ कर देता है। और केल्विन में 373 डिग्री होगा। केल्विन में इसका गलनांक 373 डिग्री होता है। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलें। केल्विन में तापमान दे दिया गया है, इसको सेल्सियस में बदलना है। केल्विन में तापमान दिया हो, यदि केल्विन में तापमान दिया होगा उसे सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 से माइनस कर देते हैं। 273 उसमें से माइनस कर देते हैं, सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। केल्विन से हमें सेल्सियस में बदलने के लिए अंतर ज्ञात करना होता है, अर्थात घटाना पड़ता है। अर्थात दिए गए मान में से 273 को घटाना पड़ता है तो सेल्सियस में प्राप्त हो जाते हैं। सेल्सियस में प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे देखेंगे केल्विन में बदलने के लिए, यानी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को प्लस कर दिया जाता है, साथ जोड़ दिया जाता है। केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ दिया जाता है। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों को पास शेयर करें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।